नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज पर 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज 3 बड़ी खबरों की हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर है गाजियाबाद से, जहां सूर्या चौहान मर्डर केस में आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। हालांकि इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई है। वहीं अभी भी इलाके में तनाव और इंसाफ की मांग बढ़ती जा रही है। दूसरी खबर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट से जुड़ी, जिसको लेकर बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने आ गई है। तीसरी की खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात से संदेश दिया, जिसमें उन्होंने एथलीट्स के रिकॉर्ड बनाने से मनोरमा नदी को बचाने के अभियान तक का जिक्र किया। ये 3 खबरें, इन 3 खबरों का आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करते हैं पहली खबर के। सूर्य हत्याकांड मामले में योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। 5 लाख रुपए का राहत चेक का ऐलान किया गया है। परिवार में एक नौकरी का आश्वासन भी दिया गया है। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी असद को पकड़ लिया, उसका एनकाउंटर किया गया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां असद की मौत हो गई। पुलिस को बीती देर रात एक पुख्ता सूचना मिली थी। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का बताया जा रहा है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने उसे रुकने का इशारा भी किया। हालांकि असद ने रुकने के बजाय ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में तुरंत जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई इस फायरिंग में असद को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं ये पूरा मामला। दरअसल हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में अब ढेर हो गया है और ऐसे में अगर बात करें सूर्या चौहान का पूरा जो मामला था, उस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है उसको ढेर कर दिया गया। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी असद को पहले गिरफ्तार किया जाता है और उस दौरान भागने की कोशिश करता है। तब मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल होता है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां वो इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। और खोड़ा इलाके में पैसे लेने आया था आरोपी। उसी दौरान ये मुठभेड़ हुई। पुलिस को जानकारी मिलती है कि आरोपी पैसे लेने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी की। जब घेराबंदी की तो उसी दौरान पुलिस पर फायरिंग करता हुआ युवक ने भागने की कोशिश की। इस आरोपी ने भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो जाता है और मौके से बाइक और देसी पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। तो ऐसे में सूर्या चौहान का जो हत्यारा है उसका एनकाउंटर हो गया। आरोपी का साथी जो है वो फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सूर्या के जो परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं न्याय की। मौजूद हूँ गाजियाबाद के खोड़ा में और जो सूर्या की हत्या हुई थी उनकी मां यहाँ पे है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। माहौल गमगीन है, बच्चे की हत्या हुई है और एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया। अन्यों के लिए क्या मांग करना चाहिए? उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और पी के घर को तोड़वाना चाहिए, बिल्डोजर चलवाना चाहिए। चाहे यहाँ पे मकान हो चाहे गाँव में हो, लेकिन बिल्डोजर जरूर चलना चाहिए। और सरकार से क्या विनती करना चाहेंगी कि आगे कभी इस तरीके का कोई हादसा ना हो, किसी और माँ को अपने बच्चे को खोना ना पड़े? क्या विनती करना चाहोगे सरकार से? सरकार से मुझे यही विनती है कि जैसी मेरी कोख उजड़ी, किसी माँ की कोख ना उजड़े, किसी माँ का सूरज न डूबे जैसे मेरे घर का सूरज डूबा दिया। इस प्रकार किसी भाई का, बहन का कोई भाई न जाए, किसी भाई का भाई न जाए, बस मेरी यही गुजारिश है बस। और देखिए जी के द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है और जिलाधिकारी मेरे साथ आए हैं, माननीय सांसद जी साथ हैं। उनके परिवार को 5 लाख की चेक आ जाएगा
और स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी और हम सब ने मिलकर के तय किया है कि उनके परिवार से तत्काल किसी एक व्यक्ति को नगर पालिका में संविदा के उसमें रखा जाए। विधायक जी, पूरे गाजियाबाद में देखें तो हत्याएं हो रही हैं। लोनी में हुई, कल गाजियाबाद में भी देखा गया, गोली मार दी गई, लोनी में हत्या, और यहाँ का जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। सब अपराधियों को कानून की सीमा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा और सजा मिलेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, अगर बात करें खोड़ा में हुए सूर्या हत्याकांड मामले को लेकर एनकाउंटर मुख्य आरोपी का कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उनके परिजन जो सूर्या की मां हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो बाकी आरोपी हैं उनका भी इस तरीके से एनकाउंटर किया जाए, बाकी आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें रमेश, तो जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपनाई जाती है और कहा यह जाता है कि अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये माना जाए कि आगे और भी सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। रमेश, और देखिए जो नोएडा के खोड़ा की बात थी, गाजियाबाद के खोड़ा में जो ये सूर्या की हत्या हुई थी, और सूर्या चौहान की हत्या ईद के दिन पे उसके कुछ दोस्तों के द्वारा उसको घर से बुला कर लेके गए थे। अशद नाम का मुख्य आरोपी था, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर लिया है। तो ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाते थे और आगे भी लिए जा रहे हैं। उसी मामले में यहाँ के जो लोग हैं और जो सूर्य की माँ है, उन्होंने भी ये मांग उठाई कि जो अन्य आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनका भी एनकाउंटर किया जाए। मुख्य आरोपी जो कि असद है वो एनकाउंटर में मारा गया और उसके जो अन्य साथी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। उसको लेकर यहाँ पर जो बड़ा एक्शन हुआ पुलिस का वो सभी ने देखा और साथ ही साथ लोगों का कहना था कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हम लोगों को फ़ायदा मिला कि इस मामले में तत्काल एक्शन हुआ। लेकिन वहीं पे जो अन्य आदमी यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग हैं और जो आसपास के निवासी हैं, इनके पड़ोसी हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबकी यही मांग है कि जो अन्य आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। जैसा कि सूर्य की मां से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जो मुख्य आरोपी है उसका यहाँ पे कोई घर नहीं है, वो किराए पे, लेकिन जो उसका घर अगर कहीं गांव में है या जो अन्य आरोपी है उनके घरों पे बुलडोजर एक्शन किया जाए और बुलडोजर चला जाए ताकि भविष्य में किसी माँ को अपना बच्चा खोना ना पड़े। तो इस तरीके की जो परिस्थितियाँ यहाँ पे अभी बनी हुई हैं कूड़ा में, लगातार हिंदू संगठन के लोग इनके परिवारजनों से मिलने आ रहे हैं और संतावना भी दे रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय विधायक और सांसद और डीएम या मौके पे आए, उनके द्वारा ऐलान किया गया कि 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपको स्वीकृति की गई है, आपको पैसे दिए जाएंगे और साथ ही साथ नगर पालिका में एक संविदा पे नौकरी का आश्वासन भी दिया कि नौकरी भी दी जाएगी स्थानीय स्तर पर। तो ये मामले का जो लगातार ये मामला ईद के बाद से हाईलाइट हो रहा था, पूरे देश में चर्चित हो रहा था। इस मामले में पुलिस का देर रात एक्शन लिया गया। 3 बजे रात को 3 बजे असद नाम का जो मुख्य आरोपी था उसको एनकाउंटर में गाजियाबाद पुलिस ने ढेर कर दिया। तो सरकार की जो नीतियां हैं उनके लिए लोग काफ़ी खुश नजर आए और लोगों का कहना है कि इस तरीके का अगर एक्शन होता है तो ये बेहद ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ के निवासी हैं और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं और जो उसके सूर्य के परिवारजन है, यानी कि इनकी माता और जो भाई हैं, सभी लोग मांग उठा रहे हैं कि जो अन्य आरोपी है उनका भी एनकाउंटर किया जाए और उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी और एक्शन लिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से ये हत्या हुई है, इस प्रकार की हत्या जघन्य हत्या में आती है और 7 लोगों ने मिलकर एक युवक का एक निर्दोष युवक की हत्या कर दी, निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत था। उससे असद ने जब सूर्या को ईद वाले दिन घर से बुलाया तो कहा कि आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं, और कुर्बानी दिखाने के बहाने उसको ले जाकर उसके पेट में चाकू घोंप दिया और उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद यहाँ पे जनता में रोष नजर आया। यहाँ पे जो इसका घर के बाहर हम बिल्कुल रमेश, और बिल्कुल रमेश बकरीद वाले दिन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आज भी कुछ तस्वीरें वैसी ही नजर आ रही हैं। अभी भी इनफ नहीं होगा, काफी नहीं है एक आरोपी का एनकाउंटर होना। बाकी जो आरोपी कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी जो असद के साथ था वो फरार है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्या कदम उठा रही है? क्योंकि लगातार जो सूर्या के परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं, उनकी मां मांग कर रही हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए, एनकाउंटर किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई की जाए। रमेश, और देखिए पुलिस के आला अधिकारी उसमें टीमें गठित कर चुके हैं और जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अगर पुलिस की बात करें, पुलिस के एक्शन की बात करें, पुलिस का एक्शन लगातार सबको सामने नजर आया। पिछले
देर रात को 3 बजे पुलिस के द्वारा जो मुख्य आरोपी था असद, उसका एनकाउंटर किया गया और एनकाउंटर में से ढेर कर दिया गया। पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि हम लगातार एक्शन ले रहे हैं इस मामले पे और ये जो मामला है बेहद ही संवेदनशील मामला है क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम का मामला है और इस मामले में मुस्लिम युवकों के द्वारा एक हिंदू युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। ऐसे में स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा है और यहाँ पे संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की RRF की टीमें तैनात की गई है, PSC की कंपनियां तैनात की गई है, अन्य जनपदों से पुलिस फोर्स भी बुलाया गया ताकि यहाँ की स्थिति ना बिगड़े क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी का इलाका है। मुस्लिम यहाँ आसपास की गलियों में रहते हैं और यहाँ हिंदू भी निवास करते हैं, तो ऐसे में कोई माहौल ना बिगड़ जाए इसको लेके पुलिस लगातार यहाँ पे पहरेदारी करी है। पुलिस यहाँ पे नजर बनाए रखी है और ड्रोन के माध्यम से CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। पुलिस के बड़े आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और वहीं साथ ही साथ और जो स्थानीय परिवार हैं, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, उन पड़ोसी, उन्होंने बताया कि जो सूर्या नाम का ये युवक था ये बेहद ही मिलनसार था और काफ़ी अच्छे स्वभाव का था और ये अपने घर में इकलौता काम करता था क्योंकि इसके पिता की मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी थी। एक भाई है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ माँ और ये सूर्या ही अपने घर का लालन पोषण करता था। तो जब सूर्या की अगर हत्या कर दी गई तो ऐसे में बड़ी विकट स्थिति आ जाएगी परिवार को और लालन पोषण करने में और परिवार का घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हम एक्शन लेंगे और जल्दी ही लेंगे क्योंकि जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, ईद वाले दिन ये घटनाक्रम हुआ, सूर्या की हत्या की गई, तत्काल इसके 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल भेजा गया और पुलिस के द्वारा जो मुख्य आरोपी फरार था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, उस पर 50,000 का इनाम रखा गया। और जैसे ही रात को पुलिस को इनपुट मिला कि ये मुख्य आरोपी खोड़ा क्षेत्र में आने वाला और अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर वो यहाँ से फरार होना चाहता है, पुलिस ने बैरिकेडिंग की और बैरिकेडिंग के दौरान संदिग्ध बाइक पर 2 युवक सवार हुए और वो आते हुए दिखाई दिए। जैसे उन्हें रोकने का प्रयास करा तो उसमें पता चला कि मुख्य आरोपी असद उस बाइक पे था, उसके साथ उसका एक दोस्त था और ये दोनों बाइक से आए। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। इस दौरान फायरिंग के दौरान एक गाजियाबाद पुलिस के सिपाही भी घायल हुआ और असद को एनकाउंटर में गाजियाबाद पुलिस ने ढेर कर दिया। बिल्कुल रमेश, अब देखना ये होगा, बिल्कुल रमेश, अब देखना ये होगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे दूसरी और सबसे अहम खबर के पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट और धक्का मुक्की की घटना के बाद राज्य की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। चुनावी हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे बनर्जी पर उग्र भीड़ ने अंडे फेंके और चोर चोर के नारे भी लगाए। इस घटना पर टीएमसी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ कथित दुर्व्यवहार और हमले के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी स्थानीय लोग हैं जिन्होंने सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी की यात्रा के दौरान उनका विरोध किया और उनसे गाली गलौज की गई। वहीं अभिषेक बनर्जी के कथित हमले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर आए हैं। वहीं भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि जनता ने अभिषेक बनर्जी का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। 321 लोगों का हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोष, जिसको कहा जाता है, जनरोष था और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहां जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं। अधिकारी चाहे खून करे, जे कोनो उपाय जोर करे, আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই, বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে সেদিনকে আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। যতদিন তৃণমূল আছে, যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে।
चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं आखिरकार अभिषेक बनर्जी पर ये हमला क्यों हुआ। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी के जेड प्लस सुरक्षा में बड़ी कटौती की गई और पश्चिम बंगाल सरकार ने वापस ली है जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। अब सामान्य वीआईपी श्रेणी की सुरक्षा भी उन्हें मिलेगी। ऐसे में खतरे के स्तर का दोबारा आकलन के बाद ये फैसला लिया जाएगा। जेड प्लस से लोअर सिक्योरिटी कैटेगरी में किया गया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, जिन पर ये हमला हुआ है और ऐसे में अभिषेक बनर्जी पर यह हमला किया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार सियासत जारी है। भीड़ ने चोर चोर के नारे भी लगाए हैं कि हमला क्यों हुआ ये भी आपको बता दें। अंडे, पत्थर और जूते फेंककर उनका विरोध किया गया। कमराबाद इलाके में अचानक हालात बिगड़ गए और ऐसे में लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर उनको सुरक्षित वहां से फिलहाल निकाल दिया है। बाइक से इलाके में पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी और उसी दौरान ये हंगामा हुआ। भारी विरोध के बाद मौके से उनको वहां से निकाला गया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों और समर्थकों में भी तनाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि सड़क और विकास मुद्दों पर एक बार फिर से गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पे करेंगे उनसे चर्चा। मुकेश जी, अगर पश्चिम बंगाल की स्थिति देखी जाए तो चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से लगातार उठापटक मची हुई है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी पर हमला किया जाता है, आम जनता उन पर इस तरीके के हमले करती है, लेकिन टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि हमारी जब सरकार थी इस तरीके से किसी सांसद पर कोई आम जनता हमला नहीं कर सकती थे, जानबूझ के किया गया ये हमला। नहीं, ये पॉलिटिकली गलत बोला जा रहा है। आपको याद होगा पिछले चुनाव के दौरान भी जो कैलाश विजयवर्गीय थे, कैलाश विजयवर्गीय पे टीएमसी के लोगों ने हमला किया था, उनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। दिलीप घोष पे हमला हुआ था और जो बीजेपी के बड़े नेता थे, इवन जो दिल्ली से आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, उन पर भी हमला हुआ। और खासतौर पे जो 24 परगना का इलाका है जहां पर ये मामला हुआ है, उस इलाके में हमला हुआ था। तो एक जनता में रोष था। और आपको एक ही संदेश खाली की घटना आपको याद होगी। संदेश खाली की घटना के बाद जो है चुनाव हुए थे और उसके बाद 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से छोड़ करके पलायन करना पड़ा था बंगाल से। तो ये जनता का रोष है, जैसा कि सरकार भी कह रही है कि ये जनता का रोष है कि एक बार जब सत्ता हाथ से गई तो जिन लोगों ने वहां पर अत्याचार किया था उन लोगों को जनता बदला ले रही है। एक और सीन जो शायद आप इसमें नहीं दिखा रही, कल हम लोगों ने दिखाया था उसको, कि जिन लोगों ने जो कटमनी सरकार का आरोप लगा था कि जो टीएमसी जो कटमनी लेती है, तो कटमनी लेने वाले जितने भी नेता थे उन लोगों ने बाकायदा पब्लिक में जाकर के माइक से अनाउंस करके लोगों से कहा कि जिनके जिनके कटमनी हमने लिए थे वो कटमनी आकर के अपना वापस ले जाए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी की सरकार थी उसका जनता के साथ कनेक्ट नहीं था और उनके जो लोग थे वो लूट खसोट में लगे हुए थे। और यही वजह है कि इतनी बुरी तरीके से जो है टीएमसी की सरकार जो है जो हार गई है तीन बार के बाद, जैसा कि उनको उम्मीद नहीं थी। जो कल्याण बनर्जी है या अभिषेक जो है, अभिषेक और इन दोनों को सरकार के चूंकि चेहरे थे, टीएमसी के चेहरे थे, इसलिए लोगों का गुस्सा जो है इनके खिलाफ जो था। और 24 परगना में जहां पर ये गए थे वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हुई थी। तो यहाँ पर इनको जाना नहीं चाहिए। जब इनको सिक्योरिटी आपको जेड प्लस की सिक्योरिटी आपको हटा ली गई थी और आपके कार्यकर्ताओं पर वहां पर हमला हुआ था, तो आपको बिना सिक्योरिटी के जाना नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो कह रहे हैं जो जान मारने की साजिश थी, मुझे लगता है कि अंडे और फल और जूते फेंकने से किसी की हत्या नहीं होती। ये एक लोगों का जो है गुस्सा था। लोग जो है अपना ये दिखा रहे थे कि अभिषेक बनर्जी और टीएमसी की जो सरकार थी उन्होंने जनता के साथ जितना अन्याय किया था तो वो अंडे, जूते और पत्थर के रूप में उन्हें इनाम में मिले। और अभिषेक बनर्जी को भी इस बात का अंदेशा था कि वहां पर उनका विरोध हो सकता है, इसलिए आप देखें अभिषेक वहां पर हेलमेट पहन के गए थे। जब आप हेलमेट, आपको अंदेशा था कि आपका विरोध होगा, वहां पे आपको वहां पर अंडे, जूते, पत्थर फेंके जाएंगे, तो आप वहां पर गए क्यों? जब प्रॉपर सिक्योरिटी आपकी नहीं थी तो आपको वहां पर जाना नहीं चाहिए था। और आपको इस बात का अंदेशा था तो आपने इसकी कंप्लेन या इसकी खबर वहां स्थानीय प्रशासन या थाने को देना चाहिए था, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ चले गए। आप हेलमेट पहन के क्यों गए थे वहां पे? इसका मतलब आपको अंदेशा था कि आप पर हमला हो सकता है। तो जब आपको अंदेशा था तो आपको
पुलिस को संपर्क करना चाहिए था, प्रशासन को संपर्क करना चाहिए था, और उसके बाद जो है वहां पर जाना चाहिए था। अगर नहीं तो अपना प्रोग्राम टालना चाहिए था आपको। लेकिन यहाँ राजनीति चूंकि अब इनकी तुरंत हाथ से गई है, तो लोगों का गुस्सा लाजमी है। देखिए 15 साल से जो जनता त्रस्त थी टीएमसी के लोगों से, खासतौर पर अभिषेक बनर्जी उसका चेहरा थे, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री थी, सबसे अप्रोच उनका नहीं था, लेकिन फील्ड में जो लोग थे उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है, और मुझे लगता है कि ये आगे भी होगा। और ये गुस्से के जनता की नाराजगी है, इसमें किसी देखिए मुकेश जी इसमें ममता बनर्जी के तरफ से कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया, प्री प्लानिंग थी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और उन्हें अस्पताल से भी डिस्चार्ज किया गया, जबरदस्ती उनको अस्पताल से निकाल दिया गया, ये आरोप लगाती हुई नजर आई ममता बनर्जी। देखिए अब ये आरोप तो चलता ही रहेगा रिया, सॉरी आर्या, क्योंकि ये जो है उनको चोट लगी थी सर पे, उनको कोई वैसी गंभीर बीमारी नहीं थी और कोई गंभीर चोट भी नहीं थी, तो वो एक फर्स्ट एड करके, उनको फर्स्ट एड से ज्यादा उनको जरूरत नहीं थी। कल्याण बनर्जी जो है उनको भी सर पे चोट लगी थी, उनका भी फर्स्ट एड कराने के बाद से उनको भेज दिया गया। वो किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उनको जो चोट लगी थी चोट का इलाज कराने के लिए गए थे, और चोट के इलाज में फर्स्ट एड करके उनको वापस, अगर डॉक्टर को लगता, अस्पताल को लगता कि आगे इलाज की जरूरत है तो वो उनको रखते, लेकिन इलाज की जरूरत नहीं थी, इसलिए वहां पर वो निकाल दिया गया उन्हें। अगर उनको लगता है कि नहीं हमें तबियत खराब है तो वो दूसरे अस्पताल में जाकर के भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सब कुछ तो मेडिकल की चीजें, रिपोर्ट सामने आ जाती हैं, कोई गलत इलाज किसी का नहीं करेगा और गलत नहीं छोड़ेगा, ये पॉलिटिकल आरोप है। बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे तीसरी और सबसे अहम खबर के। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज के समय में एक पारंपरिक संबोधन से आगे बढ़कर एक मॉडर्न कम्युनिकेशन और प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, जो सीधे जनता से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम माना जाता है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह डिजिटल इंडिया सिस्टम का हिस्सा भी बन चुका है। ये जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए ये करोड़ों लोगों का रियल टाइम में पहुंच सकता है। ऐसे में मन की बात में प्रधानमंत्री देश भर के इंस्पायरिंग स्टोरीज, लोकल इनोवेशन, स्टार्टअप्स, सोशल चेंज मेकर्स और ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले लोगों को हाईलाइट भी करते हैं। इससे लोकल टैलेंट को नेशनल प्लेटफॉर्म भी मिलता है और एक पॉजिटिव डिजिटल नैरेटिव तैयार होता है। दरअसल आज पीएम मोदी ने मन की बात में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का जिक्र किया। इसके बाद भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सतर्क रहने और अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की भी अपील की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी कि आज प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 134वें एपिसोड में कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और अनावश्यक रूप से धूप से निकलने से भी बचना चाहिए। आगे बताते हैं कि तमाम बातें आज उन्होंने कही। और उस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर, यूपी में 33,401 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती पूरी। 2012 से 17 के दौरान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठप रही है। योगी सरकार ने मिशन मोड में भर्ती कराई है। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। 27,297 पदों पर भर्ती हुई है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब दूर होगी। युवाओं को रोजगार, मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया, युवाओं में सरकारी नौकरी का भरोसा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में यूपी में 33,401 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती 2012 से 17 के दौरान योगी सरकार ने मिशन मोड में भर्ती कराई है। टीजीटी पदों पर चयन और ऐसे में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब दूर होगी। फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।